हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक सीरीज की कॉमिक नरक नियति का तीसरा और अंतिम भाग। वो पहला मौका था जब नागराज अपने जीवन में किसी इच्छाधारी नाग का आमना सामना कर रहा था। यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म या फैंटेसी स्टोरी से निकला प्राणी लग रहा है। इसे सरप्रस्ती से बांधना होगा, वरना ये नौका ही तोड़ डालेगा। हा 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 हा। सुरसा सर्प को कैचुआ से बांधने की कोशिश कर रहा है। ये तो सुरसा सर्प की दाढ़ में ही फंस कर रह जाएंगे। इसने तो नागरस्सी चपड़ डाली, अब क्या करूं। फड़ाक! ओह, नाग नौका भी गई। मूर्ख बालक, तू समझता है कि समुद्र में कूद कर खुद को बचा लेगा। यह समुद्र भी सुरसा सर्प के आदेश का गुलाम है। ये क्या जादू है। समुद्र की लहरें सर्प रूप लेकर मुझे जकड़ रही हैं और सुरसा सर्प के विशाल मुंह की ओर धकेल रही हैं। हा 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 हा। मैंने कहा था ना, यह समुद्र भी मेरे हुक्म का गुलाम है। उस 14 वर्षीय बालक की शक्तियां सुरसा सर्प जैसी विध्वंसक नाग शक्ति के सामने बेहद तुच्छ थी। हा 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 हा। समुद्र का प्रचंड वेग तेरी विश्वंकार की तीव्रता न्यूनतम कर देगा। कोई और दाव भी आजमाना चाहता है तो आजमा ले। अब तक नरकनाशक ने सिर्फ इंसानी शत्रुओं से ही मुकाबला किया था। यह प्रथम अवसर था जब किसी प्रलंकारी नाग शक्ति से नरकनाशक का सामना हुआ था। ये तो मुझे बिना चबाई ली जाएगा। उसका किशोर हृदय अवश्य कांप रहा होगा। यह उसकी असली परीक्षा थी और जिंदगी की हर कठिन परीक्षा को मुंह तोड़ जवाब देने की बुरी आदत उसे बचपन से ही थी। इसका सीमित बल मुझे चंद क्षणों में ही परास्त कर देगा। मैं उसके दोनों जबड़े मिलने से अब और नहीं रोक सकता। पापा! मुसीबत में जहां और बच्चे अपनी माँ को पुकारते हैं, वही राज मुझे पुकारता था। मैं था उसकी आत्मविश्वास का स्रोत। और फिर असंभव को संभव करने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता था वो। क्रप! हा 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 हा। मुझसे मुकाबला कर रहा था मूर्ख बालक। और जहां कोई भी मार्ग शेष ना हो, वहां अपना मार्ग स्वयं बनाना फितरत थी उसकी। इसकी ऊपरी धार से चिपक कर खुद को इसका ग्रास बनाने से फिलहाल तो बचा लिया मैंने। सर सर। इसके पैने दांतों और लपलपाती दोधारी जीभ से बसते हुए मुझे इसके कंठ की ओर रेंगना होगा। ओह, इसके कंठ से तीव्र विस्फोंकार बौछार की तरह निकल रही है। आह! उफ! ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां तक गला डालेगा यह विष बौछार। पर मुझे हार नहीं माननी। आगे बढ़ते रहना होगा मुझे और पहुंचना होगा इसके कंठ में स्थित विष ग्रंथि तक। यह इसकी विष ग्रंथि प्रतीत होती है। अगर मैं इसे फोड़ दूं तो फटाक! फुर्र! उफ! ये जानलेवा विष बौछार। लगता है मैंने खुद ही अपना जीवन समाप्त करने का रास्ता चुन लिया है। परंतु उसने सही रास्ता चुना था। सॉरी। किसी भी नाग की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही होती है, उसकी विष ग्रंथि। विष ग्रंथि फटते ही उसकी विष बौछार फव्वारे की तरह ऊपर की ओर उठी। विष बौछार के तीव्र वेग और ग्रंथि फटने की पीड़ा ने सुरसा सर्प को अपना मुंह खोलने पर विवश कर दिया। स्प्लैश! ओहो, मैं तो बीच समुद्र में था। ये ठोस धरती कहां से आ गई। धड़! इससे पहले कि नरकनाशक को समझ पाता, एक और अविस्मरणीय दृश्य उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। हैरान ना हो वत्स, इस नाग समुद्र क्षेत्र का देवता हूं मैं। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु भेजा गया था। भेजा गया था? किसके द्वारा और क्यों देव? यह ज्ञात करने हेतु कि तुम नागरत्न प्राप्ति योग्य हो या नहीं। तुमने खुद को योग्य सिद्ध कर दिया। अब तुम अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सकते हो। क्षमा करें देव, परंतु आपने मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कौन लेना चाहता है मेरी परीक्षा? निश्चिंत रहो वत्स, उचित समय आने पर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। ओह देव, सुरसा साहब तो ओझल हो गए। निश्चित रूप से यह दीप ही मेरी यात्रा का अगला चरण है, परंतु आगे किधर बढ़ूं? अरे ये बीन की स्वर ध्वनियां किधर से आ रही हैं? उफ! अजीब मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन है ये तो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा हो। मैं स्वतः ही बीन की स्वर ध्वनि की ओर खिंचने को विवश हो गया हूँ। यह तो कोई प्राचीन नाग मंदिर है जो कि अब खंडहर हो चुका है। यहाँ ये बीन कौन बजा रहा है? उफ! बीन की ध्वनि तीव्र होती जा रही है। अब तक मेरी इच्छा शक्ति मेरे मस्तिष्क पर किसी तरह नियंत्रण बनाए हुए थी, पर अब वो भी जवाब दे रही है। मंदिर के स्तंभों पर बने इन पाषाण यक्ष सपेरों की बीन से निकल रही है सम्मोहित करने वाली ध्वनियां। नरकनाशक की नाग शक्तियां उसकी ही शत्रु बन गई थी। किसी आम नाग की तरह नरकनाशक भी बीन की स्वर ध्वनियों पर झूमने के लिए विवश हो गया था। ओह! पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो उठे और बीन बजाते हुए आक्रामक रूप में मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं।
का मैं अपने सब सैनिकों को आदेश नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी नाक शक्तियां इन पाषाण यक्षों पर कारगर होंगी। अरे, बीन की आवाज से सम्मोहित हुए मेरे सर्प सैनिक स्वतः ही मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उफ, मुझ पर कमजोरी हावी हो रही है। मेरे सर्प सैनिक बीन की ध्वनि से सम्मोहित हुए जैसे ही पाषाण यक्ष सपेरों के निकट पहुंच रहे हैं, वो उन्हें कचल कर मार रहे हैं। मेरा हश्र भी मेरे सर्प सैनिकों जैसा ही होने वाला है। मैं भी खुद को पाषाण यक्ष सपेरों की ओर रेंगने से रोक नहीं पा रहा हूँ। सर सर, पाषाण यक्ष मुझे भी सर्पों की भांति कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे अपनी जवाब देती इच्छा शक्ति को एकत्र करना होगा और बचने की कोई युक्ति लगानी होगी। पर क्या? बचाव का कोई भी साधन यहां नजर नहीं आ रहा। एक साधन है, यह गलाकट सर्पों की आकृतियां। गलाकट सर्पों की विशेषता यह होती है कि वो सीधे अपने शत्रु को श्वास नली पर प्रहार करते हैं। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी। मेरा मस्तिष्क अब और सहन नहीं कर सकता। यदि स्तंभ से निकले पाषाण यक्ष सपेरे जीवित हो सकते हैं, तो ये पाषाण गलट सर्प भी जीवित होने चाहिए। बस मुझे अपने भीतर बची कुछ शक्ति का आखिरी कतरा तक लगाकर इन्हें उखाड़ना होगा। इन्हें तो किसी प्रकार मैंने उखाड़ लिया, पर अब मुझ में लेश मात्र शक्ति भी शेष नहीं है। पाषाण यक्ष मुझे कुचलने के लिए बेहद निकट आ चुके हैं। ओह, पाषाण यक्षों के निकट आते ही गलट सर्प स्वतः ही जीवित हो गए। गलट सर्पों के पाषाण यक्षों की गलट पकड़ते ही दोनों की स्थिर और निर्जीव हो गए। बीन की आवाज भी बंद हो गई। हाँ, अब जाकर कुछ चैन पड़ा। बीन के सम्मोहन से मुक्त होकर मेरे सर्प सैनिक भी वापस मेरे शरीर में समा रहे हैं। लगता है ये मेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। एक अजीब सा आकर्षण है इस मंदिर में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूं। जैसे जैसे इस स्थान से मेरा कोई गहरा संबंध है, परंतु अपने होशो आवास में तो कभी यहाँ नहीं आया। ओ, ये क्या है? यह तो किसी देवता की प्रतिमा है, शायद इस मंदिर के आराध्य देव की। इस प्रतिमा के पीछे बने विशाल समुद्री नक्शे पर बने उस काले बिंदु को अंकित किया गया है, जिसके नीचे कालदीप लिखा हुआ है। यानी मेरा अगला गंतव्य यही कालदीप है। नक्शा तो मैंने पूर्णतः दिमाग में उतार लिया, पर नागनौका तो देव सुरसा सर्प ने नष्ट कर दी थी, और इस स्थान तक तैर के तो पहुंचा नहीं जा सकता है। ठक, इस उजाड़ टापू पर नौका निर्माण की कोई वस्तु भी नजर नहीं आ रही। ओ, ये क्या है? ये तो किसी विशालकाय नाग की अस्थियां हैं, जो कि नौका के आकार में। शायद ये यहाँ कालदीप पहुंचने के साधन के रूप में ही मौजूद है। सर्प अस्थि नौका स्वतः ही उस दिशा में बढ़ चली जिधर नक्शे पर कालदीप अंकित था। वो धुंध से बाहर निकल कर आ रहा है। बिग ब्लैक बुलडॉग, इस बार वह किसी अजीब सी हड्डियों की नाव पर सवार है। मैंने कहा था ना कि वो वापस आएगा। गुलाम के लिए क्या आदेश है बिग ब्लैक डॉग? अभी इसका काम तमाम कर दूं क्या? तो चुपचाप इसका पीछा कर। इसे अंदेशा भी नहीं होना चाहिए कि कोई इसके पीछे है। इसका शिकार खुद बुलडॉग सही समय आने पर करेगा। कालदीप, इस द्वीप की धरती तो वाकई काली है, शायद इसलिए इसका नाम कालदीप है। इस कटीले भीड़ में आगे बढ़ना होगा। खच खच। नागराज के पीछे जाने की बजाय बुलडॉग ने समुद्र में छलांग लगा दी। जाने क्या षड्यंत्र कुलबुला रहा था उसके कुटिल मस्तिष्क में, या फिर वहां वो मात्र अपने रहनुमा स्वामी शंकर शहंशाह का हुक्म बजाने आया था। तू यहीं रुक और मेरे लौटने का इंतजार कर। फिलहाल नागराज का सामना उन आश्चर्यजनक शक्तियों से होने वाला था जिनके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओह, पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, पर यह कटीली बेलें तो मेरे शरीर में धंसकर मेरा खून चूस रही हैं। आने वाले समय में यह आश्चर्यजनक शक्तियां उसका ही शक्ति विस्तार करने वाली थी। स्क्रिंच स्क्रिंच, इन्हें अपने शरीर से अलग करना होगा। अगर वो उनसे बच पाता तो। उफ, अलग होने के बजाय ये बेलें तो मुझसे और अधिक चिपटती जा रही हैं। बाहर आओ मेरे नाग साथियों और आजाद कराओ मुझे। नाग साथी भी मुझे आजाद नहीं करा पा रहे हैं। यह तंत्र बेल है लड़के, इनकी चपेट में जो एक बार आ गया फिर वो निचड़ी हुई लाश बनकर ही छूटता है। तक्षिका के तंत्र वन में यदि देवता भी फंस जाए तो जीवित बाहर नहीं निकल सकते। तेरी बिसात ही क्या है लड़के। तक्षिका, ये वही नागिन है ना जो अब नागराज की त्रिसर्पी का हिस्सा है? सही समझे मित्रों, यह त्रिसर्पी की अभिन्न कड़ी और नरक नाशक नागराज की चिर मित्राणी तक्षिका ही थी। तक्षिका और नरक नाशक नागराज का पहला आमना सामना था वो। अगर नागराज ने जल्दी इस लड़ाई का रुख अपनी ओर नहीं झुकाया तो मुझे कुछ करना होगा। ऐसे साधारण वार से तो हमसे जीतने की अपेक्षा करता है नागराज। लक्ष्य निर्धारित करके किया गया साधारण से साधारण वार भी कई बार अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ओह, हमारी कुंडली की जकड़ स्वतः ही खुल रही है। ये तूने कैसे किया?
नाग चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो महात्मन, परंतु उसकी दुम सदैव उसकी कमजोरी रहती है। मैंने आपकी रीढ़ रूपी दुम पर प्रहार करके उसे शून्य कर दिया है। मात्र हमारी दुम को संज्ञा शून्य कर खुद को विजेता मत समझ नागराज। हमारे मारक अस्त्रों पर तेरे इस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये क्या, हम अपना संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। उफ धार! मेरा वार धीरे धीरे आपकी पूरी रीढ़ को शून्य कर रहा है, जिस वजह से वो आपको आपके तीनों धड़ों का भार नहीं उठा पा रही। लड़ाई खत्म हुई महात्मन, आप हार गए। इतनी जल्दी नहीं नागराज, अभी महात्मन की सेविका नाग तंत्रिका नगीना जीवित है। ओ, कुछ देर के लिए वाकई तो मैं भूल ही गया था। मैं युद्ध में भूल करना बहुत महंगा साबित होता है नागराज। यह तंत्रवार तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा तुझे। उफ, असहनीय पीड़ा हो रही है। यह अपने तंत्रवार अपने गले में बंधी नागमणि से कर रही है। मुझे इसकी नागमणि इसके गले से निकालनी होगी। ओह मेरी मणि, हाँ, अब कुछ राहत मिली। क्या कहती हो नगीना, क्या बिना अपनी मणि के भी मुकाबला करना चाहती हो? तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुकाबला यही खत्म। अब यह मणि तेरे शरीर से तभी अलग होगी जब तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। शायद ये सही कह रही है। असहनीय पीड़ा जल्दी मेरे दिमाग को संज्ञा शून्य कर देगी, और लाख बल लगाकर भी यह मणि मेरे हथेली से अलग नहीं हो रही। और कोई चारा नहीं है, पापा को इन्फॉर्म करना ही होगा। इस कमबख्त से मैंने कहा था कि मुझे परेशान ना करें। पीप पीप। ओह, यह तो गंभीर मामला है। हमें यहाँ अपनी कथा को एक और छोटा सा अल्पविराम देना होगा मित्रों। आश्वस्त रहें, मैं अति शीघ्र वापस लौटूंगा और आपको बताऊंगा कि अपने जिस बेटे को मैंने अपना लगते जिगर समझा था, उसने ही कैसे दिया मुझे जीवन भर का नरक दंश। क्रमशः इन सनसनीखेज रहस्यों से पर्दा उठेगा आगामी कॉमिक्स नरक दंश में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक सीरीज की तीसरी कॉमिक्स नरक दंश में। विश्व अपराध जगत में आज अपने सबसे बड़े हथियार की नीलामी करेगा कौटल्य नागमणि। जिसे अपने साम्राज्य का सिपहसालार बनाना चाहता था मैं, वो मेरा गुलाम बनकर ही नाम होगा। मेरे विरुद्ध जाने की सजा में भुगतना होगा इसे। ये नरक दंश, नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला भाग 3। नाच कॉमिक्स में नरक नाशक एवं नरक नियति के बाद नरक नाशक नागराज का एक और रोमांचक विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।